हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपकी लुसेंट की जीके आपको करा रहे थे, जो आपकी डिटेल वाली बुक है, जिसमें हम हिस्ट्री वाला पोर्शन कर रहे थे। ठीक है, हिस्ट्री वाले पोर्शन में प्राचीन भारत हो चुका था, हम मध्यकालीन भारत कर रहे हैं। ठीक है, आपको जैसे कि पता है कि आपकी लुसेंट की दो बुक्स हैं, एक तो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप है और एक ये जो हम कर रहे हैं डिटेल वाली। ठीक है, तो हम पहले डिटेल वाली कर लेते हैं, उसके बाद में इसका जब हिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो आप मेरे साथ बने रहिए, ये बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आप पढ़ लेंगे, एक बार समझ लेंगे अच्छे से, तो आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। खिलजी वंश, आज हम खिलजी वंश से करने वाले हैं। खिलजी वंश कब से स्टार्ट हुआ है? ये 1290 से 1320 तक इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कितना है? 1290 से लेकर 1320 तक। ठीक है, गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है, 13 जून 1290, आप डेट याद रखेंगे, 13 जून 1290 को इन्होंने गुलाम वंश को समाप्त कर दिया। गुलाम वंश को समाप्त करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की है। ठीक है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नाम याद रखेंगे आप कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, कब इन्होंने इसकी स्थापना की है खिलजी वंश की? 1290 में। ठीक है, इसने क्लोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? क्लोखरी को। ठीक है, क्लोखरी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उनके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। ठीक है, जलालुद्दीन की हत्या 1296 में कर दी गई। किसके द्वारा कर दी गई? उनका भतीजा जो था, भतीजा एवं दामाद। ठीक है, उनका भतीजा दामाद एक ही होंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये मानिकपुर, और इनकी हत्या इन्होंने कहाँ की थी? कड़ा मानिकपुर। ठीक है, कड़ा मानिकपुर कहाँ पे? इलाहाबाद में है। ठीक है, कड़ा मानिकपुर में इनकी हत्या इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी की कर दी थी। किसने कर दी थी? जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे एवं दामाद ने, जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ये नाम आप याद रखेंगे। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बन गया। ठीक है, इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली का सुल्तान बन गया 22 अक्टूबर 1296 में। ठीक है, जलालुद्दीन ने बचपन का नाम, जो अलाउद्दीन था, ठीक है, अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली, ठीक है, इसके बचपन का नाम क्या था? अली और गुलसासप। ठीक है, इसके बचपन का नाम क्या था? अली और गुरसासप। अली और गुरसासप इसके बचपन का नाम था। ठीक है, इसके बचपन का नाम क्या था? अली और गुरसासप। याद रखेंगे आप। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली था, अली तथा गुरसासप। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने तथा स्थायी सेना की नींव रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी नींव रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने जो सेना इसकी थी, इसको वो नगद वेतन दिया करता था। ठीक है, नगद वेतन दिया करता था और ये स्थायी सेना को रखा था इसने। तो नगद वेतन देने का और स्थायी सेना को रखने की स्टार्टिंग किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। ठीक है, दिल्ली के जितने भी शासक थे उन सब में जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसके पास सबसे ज्यादा विशाल, मतलब सबसे ज्यादा बड़ी सेना थी इसके पास। ठीक है, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया
लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने और किस चीज की शुरुआत की थी? घोड़ा दागने की। ठीक है, घोड़ा दागने की और सैनिकों का हुलिया लिखने की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। ठीक है, 1/2 भाग इसने अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का कर दिया था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी था, इसने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। ठीक है, इसने खम्स लूट का धन, ठीक है, खम्स किसको बोलते थे? लूट के धन को। इसने खम्स यानी कि लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था। ठीक है, जो लूट का धन होता था जिसे कि खम्स कहा जाता था, इसने सुल्तान के हिस्से को 1/4 की जगह 3/4 कर दिया था। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। ठीक है, जो व्यापारी होते थे वो बेईमानी ना करें, उनकी बेईमानी करने की आदत को रोकने के लिए इसने क्या काम किया था कि जो भी व्यापारी बेईमानी करेगा उसके शरीर से मांस नोच लिया जाएगा, मांस काट लिया जाएगा। ऐसी प्रथा इसने चलाई थी। इसने अपने शासन काल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को बहुत ही दृढ़ता के साथ में इसको अपनाया था। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को इसने दृढ़ता के साथ लागू किया था। ठीक है, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे कि दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा था? मलिक काफूर को। ठीक है, तो अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को किस लिए भेजा था? दक्षिण भारत की विजय के लिए। जमैत खाना मस्जिद, ठीक है, जमैत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा 1000 खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या चीजों का निर्माण कराया था? जमैत खाना मस्जिद, एक तो आप याद रखेंगे जमैत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, ठीक है, और सीरी का किला, 1000 खंभा महल, इन चीजों का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। देखिए इंपॉर्टेंट है, दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। ठीक है, अलाउद्दीन ने एक दैवी अधिकार के सिद्धांत को भी चलाया था। सिकंदर-ए-सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर-ए-सानी की उपाधि से नवाजा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को भी सिकंदर-ए-सानी की उपाधि दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब को दीवान-ए-रियासत नियुक्त किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान-ए-रियासत किसे नियुक्त किया गया था? मलिक याकूब को। ठीक है, मलिक याकूब को अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान-ए-रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं को परमिट जारी करता था। ठीक है, वस्तुओं का परमिट जारी करने के लिए जिसे इसे नियुक्त किया था उसे क्या कहते थे? दरवाना नवीस। ठीक है, दरवाना नवीस नामक एक अधिकारी को उसे नियुक्त किया था जो कि परमिट करता था, परमिट को जारी करता था। ठीक है, सहना-ए-मंडी, सहना-ए-मंडी यह खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। ठीक है, सहना-ए-मंडी जो थी यहाँ पर खाद्यान्नों को बिक्री के लिए लाया जाता था। सराय अदल, यह वस्तु जैसे शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल,
एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। ठीक है, यहाँ जो वस्तुएं बिकने के लिए आती थी उनको क्या कहा जाता था? सराय अदल कहा जाता था। ठीक है, सराय ए अदल इन वस्तुओं को कहा जाता था। इनमें क्या क्या वस्त्र होते थे? शक्कर होती थी, जड़ी बूटियां होती थी, मेवे होते थे, दीपक में जलने वाला तेल होता था। ठीक है, और दूसरी वस्तुएं भी होती थी जिन्हें यहाँ पर बिकने के लिए लाया जाता था। ठीक है, ये कुछ देख लेते हैं, ये क्या है? बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद, कुछ पद थे जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था ताकि बाजार को नियंत्रण किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए क्या क्या बनाए थे इसने? दीवान ए रियासत। ठीक है, एक तो इसने क्या बनाया था? दीवान ए रियासत। इसमें क्या होता था? दीवान ए रियासत में व्यापारियों पर नियंत्रण रखना। ठीक है, दीवान ए रियासत के अंदर जो व्यापारी होते थे उन पे नियंत्रण रखा जाता था। बाजार नियंत्रण पूरी व्यवस्था का संचालन करना। ठीक है, बाजार नियंत्रण को पूरी तरह से इसको नियंत्रित करना और पूरी व्यवस्था को संचालित करने का काम दीवान ए रियासत का होता था। ठीक है, व्यापारियों पे नियंत्रण रखना, बाजार पर नियंत्रण रखना, इन सबका काम दीवान ए रियासत का होता था। सहना ए मंडी, सहना ए मंडी का क्या काम होता था? प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक। ठीक है, हर एक बाजार के अंदर बाजार का अधीक्षक करना, बाजार को देखना वहाँ क्या बिकना है क्या नहीं बिकना है। वरीद, वरीद में क्या होता था? बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करना। वरीद का काम क्या होता था? बाजारों के अंदर घूमना और उनका निरीक्षण करना। ठीक है, देखभाल करना। मुजिहान व गुप्तचर, मुजिहान और गुप्तचर जो होते थे गुप्त सूचना प्राप्त करते थे। ये गुप्त सूचना लाकर राजा को देते थे। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीखे फिरोजशाही में मिलती है। ठीक है, तारीखे फिरोजशाही जो कृति है, जो बुक है लिखी गई है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति के बारे में पता चलता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति क्या थी, आर्थिक नीति की जानकारी मिलती है तारीख फिरोजशाही में। ठीक है, इसकी जानकारी तारीख फिरोजशाही में मिलती है। और जियाउद्दीन बरनी की ये कृत है, जियाउद्दीन बरनी ने इसको लिखा है। खिजाई नूल तफू अमीर खुसरो रिहला इबन तूता, खजाइनुल फतू अमीर खुसरो। ठीक है, ये खजाइनुल फतू और अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फुतुहु ईसामी की ये सारी जो कृतियां हैं वो किसकी हैं लिखी हुई हैं? ईसामी की कृतियां हैं। ठीक है, ईसामी द्वारा लिखी हुई कौन कौन सी कृतियां हैं? पहली तो ये इसमें दी गई है खताइनुल फतू अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता और फुतुहु सलातीन। ठीक है, सलातीन, फुतुहु सलातीन, ये ईसामी की लिखी हुई कृतियां हैं। मूल्य नियंत्रण को फसल बनाने में मुहतसिब, सेशर एवं नाशिर नाप तौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ठीक है, मूल्य नियंत्रण करने में, मूल्य को जो फसलें होती थी उनका मूल्य नियंत्रण करने में किसकी भूमिका होती थी? मुहतसिब, जिसे सेशर बोलते हैं, मुहतसिब और नाजिर नाप तौल अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। ठीक है, राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वफ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया था। ठीक है, तो क्या क्या किया था इन्होंने? खालसा भूमि में किस भूमि को परिवर्तित किया था? राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम सबसे पहले मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत जो भी भूमि दी गई थी उसे वापस लेके खालसा में तब्दील कर दिया था। ठीक है,
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर, जो अलाउद्दीन खिलजी ने कर लगाए थे वो 2 नवीन कर थे। सिंचाई कर, पहला क्या था? सिंचाई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता, ठीक है, सिंचाई कर पहला था जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। और गढ़ी कर दूसरा क्या था? गढ़ी कर घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाने वाला कर था। ये 2 तरह के कर इन्होंने लगाए थे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 में हो गई थी, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 में हो गई थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा है, ठीक है। अब 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा है, जिसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था इसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी और ये 1316 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा है। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था, ठीक है, इसकी बहुत चर्चा है। तो जो मुबारक खिलजी था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी पूरा नाम इसका है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था वो कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहनकर आ जाता था, ठीक है। बर्नी के अनुसार, ये बात बर्नी ने कही है, बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ करता था, ठीक है। ये बात बर्नी ने कही है कि जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था तो ये कभी कभी दरबार में नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी, ठीक है। मुबारक खान ने किसकी उपाधि धारण की थी? इसने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 में इसकी हत्या कर दी, ठीक है। मुबारक के वजीर ने, जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था इसके वजीर ने ही इसकी हत्या कर दी 15 अप्रैल 1320 में, ठीक है, इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी और जो खुसरो खां था इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी, ठीक है। अब आता है तुगलक वंश। अब इसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश कब से कब तक रहा है? 1320 से लेकर 1398 तक रहा है तुगलक वंश, ठीक है। अब तुगलक वंश की बात कर लेते हैं। छोटे छोटे हैं पर इनसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी, जैसे दोनों एक ही हैं, ठीक है, गाजी मलिक या तुगलक गाजी गियासुद्दीन तुगलक, जिसका पूरा नाम था गियासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा है। तो गियासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक भी कहा जाता है और तुगलक गाजी भी कहते हैं, ठीक है। ये 1320 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। किसको हराकर बैठा है? ये खुसरो खां को, ठीक है, इसने खुसरो खां को पराजित किया है और गद्दी पर बैठ गया है। गियासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया है, ठीक है। गियासुद्दीन ने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया है। गियासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया, ठीक है। गियासुद्दीन ने जो अलाउद्दीन ने भूमि ले ली थी अमीरों की, उन्हें वापस कर दिया था। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। जो गियासुद्दीन था, गियासुद्दीन ने सिंचाई के लिए कुएं और नहरें बनवाई थी, ठीक है। तो गियासुद्दीन ने सिंचाई के लिए क्या बनवाया था? कुएं और नहरों का निर्माण कराया था। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गियासुद्दीन प्रथम शासक था। ऐसा माना जाता है कि नहरों का निर्माण करने वाला गियासुद्दीन जो था ये पहला शासक था। गियासुद्दीन पहला ऐसा शासक था जिसने नहरों का निर्माण किया था, ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर
तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित करवाया था। ठीक है, जो तुगलकाबाद है वो गयासुद्दीन का बनवाया हुआ नगर है। ठीक है, तो गयासुद्दीन ने दिल्ली के पास में की जो पहाड़ियां थी वहां पे तुगलकाबाद नामक एक नगर की स्थापना करवाई थी। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ है। ठीक है, ये जो तुगलकाबाद नगर है इसमें रोमन शैली में निर्मित एक दुर्ग भी है। यहाँ पे इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस कोट को किस नाम से जाना जाता है? इसे 56 कोट के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक जो था, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में जब ये बंगाल से लौट रहा था, बंगाल के अभियान से जब ये लौटा है, बंगाल के अभियान को जीतकर जब ये लौटा है, तो जूना खां ने इसके स्वागत के लिए एक दरवाजा बनवाया था, एक द्वार का निर्माण करवाया था। तो जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल, उसने लकड़ी का महल बनवाया था जूना खां ने, जिसके गिर जाने से दब के उसमें मर गया था। ठीक है, तो गयासुद्दीन की मृत्यु 1325 में हो गई थी। कैसे हो गई थी? जूना खां ने एक लकड़ी का महल बनवाया था, उसके गिरने से इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। और गयासुद्दीन की मृत्यु होने के बाद जो जूना खां था, जिसके बनवाए हुए महल के कारण इसकी मृत्यु हुई थी गयासुद्दीन की, वही जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हो गया। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। ठीक है, जो मोहम्मद तुगलक था, मोहम्मद तुगलक सबसे ज्यादा शिक्षित था। ठीक है, सबसे ज्यादा शिक्षित था, विद्वान था और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल, रक्त पिशाचु भी कहा जाता था। ठीक है, इसे किस किस नाम से जाना जाता था? स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु। ठीक है, रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता था। इसको किसको जाना जाता था? मोहम्मद तुगलक को। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसे सन की राजा माना जाता था। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि ये जो है वो सन की राजा है और क्रूर कृत्यों के कारण अपने, ठीक है, और लोगों के दुख सुख को के प्रति बहुत ही उपेक्षित इसका व्यवहार रहता था। तो इस कारण इसी को इस तरह की उपाधि दी गई थी। तो इसका नाम आप याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना कराई थी। ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। क्यों करवाई थी? सिंचाई के लिए। ठीक है, सिंचाई के विकास के, कृषि के विकास के लिए इसने अमीर कोही नामक एक विभाग की स्थापना करवाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक तो जहाँ था ये अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी लेकर गया। ठीक है, दिल्ली से देवगिरी लेकर गया और राजधानी का नाम दौलताबाद इसने रखा। ठीक है, ये अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया और नाम क्या रखा? दौलताबाद। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल, फरिश्ता के अनुसार तांबा, बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर था। ठीक है, इसने ऐसे सिक्के चलवाए पीतल के और तांबे के, जिनका मूल्य चांदी के सिक्के टांका के बराबर था।
ठीक है, कुछ ऐसे इसने सिक्के चलवाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाएं। मोहम्मद बिन तुगलक ने 4 योजनाओं का निर्माण करवाया था। क्या क्या है इसकी योजनाएं हैं? दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, ठीक है, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि इसने योजना चलाई थी 1326 से 1327 तक रही। जो राजधानी परिवर्तित, इसने राजधानी को परिवर्तित किया है 1326 और 27 में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसने करवाया है 1329-30 में, ठीक है, और खुरासन एवं कराचिल का अभियान भी इसने चलवाया है। तो इसकी ये 4 जो योजनाएं हैं इनको आप ध्यान दीजिए। पहला तो इसने दुआब क्षेत्र के कर वृद्धि की योजना चलाई है, राजधानी परिवर्तित की है, ठीक है, और सांकेतिक मुद्राएं का प्रचलन करवाया है, और खुरासान एवं कराचिल का अभियान भी इसने चलाया है। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 में भारत आया था, ठीक है। अफ्रीकी यात्री जो इब्न बतूता था वो 1333 में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, और सुल्तान ने इसे क्या किया? दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया, ठीक है। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपनी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, और इसी को इब्न बतूता को ही इसने पहले तो काजी नियुक्त किया, फिर राजदूत नियुक्त कर दिया। इब्न बतूता की पुस्तक रहला, इब्न बतूता ने एक किताब लिखी है रहला, में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है, ठीक है। इब्न बतूता ने एक किताब लिखी है जिसमें कि इसने, जिसकी किताब का क्या नाम है? रोहिला, रोहिला नाम की किताब लिखी है इब्न बतूता ने, जिसमें इसने मोहम्मद तुगलक के समय जो घटनाएं हुई हैं उनका वर्णन किया है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। तो इन्होंने क्या क्या लिखा है इस पुस्तक में? एक तो विदेशी जो व्यापारी थे, विदेशी व्यापारियों का जो आवागमन था उनके बारे में लिखा है, डाक चौकियों यानी कि जो डाक की व्यवस्था थी उसके बारे में लिखा है, और गुप्तचरों के बारे में इन्होंने अपनी किताब में लिखा है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंधु जाते समय, इनकी मृत्यु सिंधु जाते समय हो गई थी। कब हो गई थी? 20 मार्च 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। सिंधु जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी इनकी मृत्यु, ठीक है। थट्टा के निकट गोडाल कोई जगह होगी, वहां इनकी मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलक के शासन काल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासन काल में दक्षिण में 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, ठीक है। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे दक्षिण में, जिन्होंने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी, ठीक है। तो सिंपल से आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का का नाम आप याद रखेंगे, 1336 में की थी। किसके शासनकाल में की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमिनी राज्य की स्थापना की थी। स्वतंत्र बहमिनी राज्य की स्थापना किसने की थी? महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। कब की थी? 1347 में की थी, ठीक है। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमिनी राज्य की स्थापना की थी। कहाँ की थी? महाराष्ट्र में, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बर्नी लिखता है, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई तो इतिहासकार बर्नी ने लिखा है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, ठीक है। ये थॉट डायरेक्ट भी पूछा जाता है एग्जाम में कि लोगों को उससे और मुक्ति मिली और उसे लोगों से,
ये बात किसने और किसके बारे में लिखी है? बर्नी ने लिखी है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बर्नी ने लिखा है उसकी मृत्यु पर कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था। ठीक है, वह सल्तनत का पहला शासक भी था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। ठीक है, ये कहाँ गया थे? अजमेर में जो दरगाह है, अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे पर भी ये गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया और मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल्हिम, ठीक है, मीरन मुल्हिम और दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया और मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन और अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों के इसने क्या किया था? मकबरे बनवाए थे। ठीक है, इन सारे संतों के इसने मकबरे बनवाए थे। फिरोज तुगलक का राजअभिषेक थट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 में हुआ था। ठीक है, अब फिरोज तुगलक आए हैं, अब फिरोज तुगलक कब आए हैं? 1351 में। ठीक है, पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ है। पहले तो फिरोज शाह तुगलक का अभिषेक कहाँ पर हुआ है? 1351 में, 20 मार्च में। इनका पहले तो हुआ है राज्याभिषेक थट्टा में। ठीक है, और दोबारा फिर दिल्ली में इनका राज्याभिषेक करवाया गया है। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई है। ठीक है, खलीफा ने इन्हें उपाधि दी थी कासिम अमीर उल मोमिन की। ठीक है, मोमिन की इनको उपाधि दी गई थी। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासन काल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। ठीक है, फिरोज शाह ने 24 कर समाप्त कर दिए थे। ठीक है, फिरोज शाह ने अपने शासन काल में 24 करों को समाप्त कर दिया था और केवल 4 कर इन्होंने लगाए थे, जैसे खराज जो लगान पर लगता है, खुम्स युद्ध की लूट का जो माल होता है उस पे, और जजिया एवं जकात कर इन्होंने केवल वसूले थे, बाकी करों को इन्होंने हटा दिया था। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों को जजिया लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। ठीक है, फिरोज तुगलक जो था ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला शासक था। तो ये नाम आप याद रखेंगे कि फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, लगाने वाला ये पहला शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया था। तो फिरोज तुगलक था इसने सिंचाई कर भी लगाया था और जो उपज का 1/10 भाग होता था। ठीक है, फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज तुगलक ने 5 नहरें बनवाई थी। ठीक है, फिरोज तुगलक ने 300 नए नहरों की स्थापना की थी और इसने 5 बड़ी नहरें बनवाई थी। 300 नए नहरों की इसने 300 नए नगरों की इसने स्थापना की थी। ठीक है, 300 नए नगर इसने स्थापित किए थे, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद जो दिल्ली के पास है, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर मुख्य हैं। ठीक है, इनके कुछ नगर हैं जो कि मेन नगर हैं फिरोज तुगलक के, जो इन्होंने निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ में अशोक के 2 स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित किया था।
इम्पोर्टेंट है। इसने दो जो अशोक के 2 स्तंभ थे इनको वो दिल्ली में लेकर आया था। कौन कौन से स्तंभ को? एक तो था खिजराबाद, ठीक है, जो टोपरा गांव में है। दूसरा मेरठ, ठीक है, मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लेकर आए थे दिल्ली में। कौन लेकर आए थे? फिरोज तुगलक, ठीक है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की थी, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने जो अनाथ मुस्लिम महिलाएं थी, जो महिलाएं थी, जो विधवा थी या अनाथ थी या लड़कियां थी जो भी अनाथ थी, उन महिलाओं के लिए इन्होंने दीवान ए खैरात नामक एक विभाग की स्थापना करवाई थी, ठीक है। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब फिरोज शाह तुगलक के समय थी, ठीक है। सबसे ज्यादा दासों की संख्या किसके समय में थी? फिरोज शाह तुगलक के समय में, ठीक है। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बगदाद की स्थापना की थी, ठीक है। तो दीवान ए बदगान जो इन्होंने स्थापना की थी विभाग की, दीवान ए बदगान किस लिए की थी? दीवान ए बगदान की स्थापना इन्होंने दासों की देखभाल के लिए, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। दीवान ए बंदगान की स्थापना इन्होंने किस लिए की थी? दासों की देखभाल के लिए, ठीक है। और दीवान ए खैरात की स्थापना किस लिए की थी? जो मुस्लिम विधवा महिलाएं थी, कमजोर थी, लड़कियां थी, अनाथ थी, उनके लिए, ठीक है। और इसने जो फिरोज शाह तुगलक थे, इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था, ठीक है। जैसे जो सैनिक है उनके बच्चे भी आ जाएंगे उसी में, ठीक है। इस तरह से इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही रची थी, ठीक है। फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या है? फतुहात ए फिरोज शाही। नाम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसने जियाउद्दीन बरनी एवं शम्स ए सियाराज आफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। इसने अपना संरक्षण किस किस को दिया था? जियाउद्दीन बरनी को, ठीक है, जियाउद्दीन बरनी को और शम्स ए सियाराज को इसने अपना संरक्षण प्रदान किया था। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलाइते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया था, ठीक है। इसने जो ज्वालामुखी मंदिर था, ज्वालामुखी मंदिर के ग्रंथालय, वहाँ का जो पुस्तकालय था, वहाँ से जो ग्रंथ लूटे गए थे 1300 करीब ग्रंथ जो वहाँ पे थे, उसका इन्होंने क्या किया था? फारसी अनुवाद करा के इसने अपने दलाइते फिरोज शाही के नाम से उनका अनुवाद करवा दिया था। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण को निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी किए थे, ठीक है। इन्होंने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित जो चांदी और तांबे को मिला के सिक्के जारी किए थे भारी मात्रा में, जिसे अद्धा एवं विक कहा जाता था, जिसके अद्धा एवं विक जिसे कहा जाता था इन सिक्के को, जो चांदी और तांबे के मिश्रण से बने हुए थे। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1398 में हो गई थी, ठीक है। 1388 में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी का जो मकबरा था, मकबरे की तुलना जेरूसलम के निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है, ठीक है। फिरोज शाह, ठीक है। तो इनके टाइम में जो मकबरा जो बनवाया गया था खान ए जहां तेलंगानी
ठीक है, खान जहां तेलंगानी की जो मकबरा था इसकी तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती थी। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली को कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? फिरोज तुगलक ने। ठीक है, फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। ठीक है, तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। ठीक है, इसका शासन दिल्ली में पालम तक ही रह गया था। दिल्ली में इसका शासन कहां तक रह गया था? पालम तक ही था। ठीक है, तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, जिस समय नसरुद्दीन महमूद तुगलक दिल्ली का शासक था, इस समय किसने आक्रमण किया था दिल्ली में? तैमूर लंग ने। ठीक है, तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। नसरुद्दीन के समय में ही मलिकुशर्ग की उपाधि धारण कर हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, ये नसरुद्दीन के टाइम, ठीक है, इसके समय में ही मलिकुशर्ग की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर, एक हिजड़ा था जो मलिक सरवर ने जौनपुर में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। ठीक है, तो ये कुछ खास नहीं है, यहाँ तक आपका ये खत्म होता है। वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, हम शायद बन से नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।